क्या ट्रम्प जापान, कोरिया और साउथ अफ्रीका की तरह हमारे ऊपर भी 25 से 30% टैरिफ लगाएगा या इंडिया को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है? साथियों 9 जुलाई बीत चुकी है, ट्रम्प के टैरिफ की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों में टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया अभी तक सेफ है। इंडिया ने पहले से ही साफ कर दिया है कि मेरा देश किसी भी प्रेशर में आके कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं करेगा और सिर्फ अपने टर्म्स पे ही ट्रेड डील साइन करेगा। और ट्रम्प ने भी अभी तक अपनी डेडलाइन पास होने के बाद भी इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। हालांकि जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स नेशन में से किसी ने भी कोई भी एंटी अमेरिका स्टेप चला तो उसके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ दे दिया जाएगा। तो आखिर अपडेट क्या है? क्या चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील में? क्या इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन होना संभव भी है या फिर इंडिया को भी अब एडिशनल टैरिफ झेलने पड़ेंगे? ऐसी कौन सी 4 रेड लाइंस है जो अमेरिका इस ट्रेड डील में क्रॉस करना चाहता है, लेकिन इंडिया अमेरिका के इन 4 बातों को कभी नहीं मानेगा? और इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? साथियों इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प ने अपने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो अपने देश के लोगों के टैक्सेस को कम कर देगा, लेकिन जब टैक्सेस कम होंगे तो फिर देश पैसा कैसे कमाएगा? तो ट्रम्प का ये प्लान था कि वो अमेरिका में आने वाले सारे इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा देगा, यानी कि बाहर के देशों को अगर कुछ भी अमेरिका में बेचना है तो उसे सरकार को, यानी कि अमेरिका की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रम्प को ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे, दुनिया पे टैरिफ्स लगाएंगे और दुनिया जी शाबजी बोल के उनकी बात को मान लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिया तो भले उस समय शांत रहता है और सिचुएशन को एनालाइज करता है, लेकिन यूरोप की तरफ से इसकी कड़ी निंदा की जाती है और चाइना और अमेरिका के बीच में तो भैया प्रॉपर एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, बहुत खतरनाक वाली। एक समय तो ऐसा गया था कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% के टैरिफ लगा दिए थे और चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिए थे। भाई साहब ये ऐसे टैरिफ लगा रहे थे जैसे कोई चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, नंबर्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनके दिमाग में। लेकिन सबसे बड़ा ब्लो अमेरिका को तब लगता है जब चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट्स को भी बैन कर देता है। अभी रेयर अर्थ मेटल्स क्या है? तो आपको पीरियोडिक टेबल याद है? तो उसमें लैंथनम से लेके ल्यूटीशियम तक के मेटल्स को लैंथनाइड मेटल्स कहा जाता है। और इन 15 मेटल्स में अगर हम लोग स्कैंडियम और यट्रियम मेटल्स ऐड कर दें तो ये जो पूरे 17 मेटल्स का ग्रुप है उन्हें रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है। और पूरी मॉडर्न दुनिया इन रेयर अर्थ मेटल्स पे ही टिकी हुई है। इनफैक्ट जितने भी हम मॉडर्न मोबाइल फोन्स, टीवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं उन सब में रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके मोबाइल फोन में जो वाइब्रेशन मोटर है जिससे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, उसमें नियोडीमियम नाम का एक रेयर अर्थ मेटल यूज होता है। इसके अलावा मोबाइल फोन के कैमरा के लेंसेज में लैंथनम नाम का एक रेयर अर्थ मेटल यूज होता है, जिससे कि इमेज क्लैरिटी और बेटर होती है। इसके अलावा डिस्प्रोजियम और टर्बियम नाम के भी रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं फोन बनाने में, जो कि फोन को हीट रेजिस्टेंट बनाते हैं। ये तो मैंने बस एक मोबाइल फोन की बात करी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टीवीज, डेस्कटॉप, इन सब में ना जाने कितने सारे रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रेयर अर्थ मेटल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अमेरिका का जो पूरा डिफेंस सेक्टर है वो भी इन रेयर अर्थ मेटल्स पे ही टिका हुआ है। आज के समय में अमेरिका के सोनार, लेजर्स, मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, गाइडेंस टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ इन रेयर अर्थ मेटल्स पे डिपेंड करता है। और पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स का 69% प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन रेयर अर्थ मेटल्स के लिए पूरी दुनिया चाइना के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और उसके एक्सपोर्ट को ब्लॉक करने का फैसला अमेरिका के लिए एक चेकमेट के समान था। इसीलिए ट्रम्प थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी चाइना के साथ एक ट्रेड डील भी साइन कर लेता है। खैर ये तो पुरानी बात थी और मेरा ये बताने का मकसद आपका ये था कि आखिर ट्रम्प अपने टैरिफ्स को लेकर शुरुआत में सॉफ्ट क्यों पड़ा था। और चाइना के साथ जो अमेरिका की डील फाइनल हुई है वो किसी और वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी ट्रम्प के टैरिफ्स के क्या अपडेट है और इंडिया के साथ अमेरिका की जो डील होने वाली है वो कहां पे अटकी पड़ी है और इससे क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर ज्यादा टैरिफ्स लगा सकता है। इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रम्प के टैरिफ्स का अपडेट ले लेते हैं। तो 2 अप्रैल को पहले अमेरिका मनाता है लिबरेशन डे और ट्रम्प पूरी दुनिया पे अनाप शराब टैरिफ लगा देते हैं। फिर 5 अप्रैल को ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि पूरी दुनिया पे सिर्फ 10% टैरिफ लगेंगे, लेकिन इसकी डेडलाइन रखते हैं 9 जुलाई तक और वो बोलते हैं कि 90 दिनों में मेरे साथ कोई ट्रेड डील साइन कर लो, वरना 9 जुलाई के बाद मैं पूरी दुनिया पे वापस से टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दूंगा। ट्रम्प का प्लान ये था कि वो 90 दिनों में 90 डील्स साइन करेंगे, लेकिन अभी अपडेट क्या है? ट्रम्प ने अभी तक सिर्फ 3 डील्स साइन की है और वो भी किसके साथ? यूके, चाइना और वियतनाम। और अभी जो है वो ट्रम्प बाकी सारे देशों पे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने अभी तक 14 देशों को लेटर्स भी भेज दिया है और उन्होंने उन सारे 14 देशों को बोल दिया है कि भैया तुम्हारे पास 1 अगस्त तक का टाइम है और 1 अगस्त से ये सारे टैरिफ्स जो हैं वो तुम्हारे देश पे लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि साफ सीधी सी बात है, ट्रम्प इन 14 देशों से कह रहा है कि 1 अगस्त तक तुम मुझे बता दो कि तुम क्या ऑफर कर सकते हो। अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं तुम्हारी टैरिफ्स थोड़े से कम कर दूंगा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो जो मैंने टैरिफ्स तुम्हारे ऊपर लगाए हैं वो लगे रहेंगे। और इसमें भी सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ट्रम्प जापान और साउथ कोरिया जैसे अपने फ्रेंडली नेशंस पे भी टैरिफ्स लगा रहा है। यानी कि ट्रम्प को दोस्ती और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अब अपना
प्रॉफिट देख रहा है। और अगर बात करें इंडिया की, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बार बार ये कहते रहते हैं कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो बस फाइनल स्टेज पे है, कभी भी साइन हो सकती है, लेकिन अभी तक साइन हुई नहीं है। और ना ही 9 जुलाई के डेडलाइन के पास होने के बाद अमेरिका ने इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ ही लगाया है। तो आखिर चल क्या रहा है? इंडिया और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील आखिर रुक कहां रही है? ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो अमेरिका इंडिया से डिमांड कर रहा है, लेकिन इंडिया उन 4 डिमांड्स के आगे कभी नहीं झुकेगा? और कैसे ट्रंप अपनी इन 4 डिमांड्स को मनवाने के लिए अपनी सारी टैक्टिक्स और सारी बुलिंग यूज कर रहा है? आइए ये सब जानते हैं। ट्रंप इंडिया को टैरिफ किंग कहता है क्योंकि इंडिया कई सारे अमेरिकन कंपनीज पे काफी हैवी टैरिफ्स लगाती हैं ताकि हम अपनी कंपनीज को बचा सकें। अमेरिका चाहता है कि इंडिया इन टैरिफ्स को कम करे। एक बार इंडिया को ये बात मान भी ले, लेकिन 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अमेरिका इंडिया के साथ डील करना चाहता है, लेकिन इंडिया उन 4 पॉइंट्स पे कभी नहीं मानेगा। आइए इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। और इनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉर्न, यानी कि मक्का, यानी कि मेज, यानी कि भुट्टा। अमेरिका पूरी दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। 2024-25 की अगर बात करें तो उसमें अमेरिका ने 377 मिलियन टन मक्का उगाया है। और वहीं अगर उसको इंडिया से हम कंपेयर करें तो इंडिया ने इस अवधि में सिर्फ 42 मिलियन टन मक्का उगाया था। लेकिन अमेरिकन मक्के में एक ट्विस्ट है। वहां का जो 94% मक्के का उत्पादन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मतलब कि वहां के मक्कों में ऐसे बैक्टीरियल जीन्स डाले गए हैं जिससे कि वहां के मक्कों में हर्बिसाइड्स और केमिकल से लड़ने की क्षमता है और इनफैक्ट कीड़े मकोड़ों से भी लड़ने की क्षमता है। और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाने के लिए इंडिया मक्के की प्रोडक्शन पे टैरिफ्स लगाता है। अगर आप एक साल में 0.5 मिलियन टन मक्के का इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 15% टैरिफ, और अगर एक साल में आपने 0.5 मिलियन टन से ऊपर कर दिया अपना इंपोर्ट तो उस पर सीधा 50% टैरिफ लगता है। और ये भी नॉर्मल मक्के पे, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का इंडिया में इंपोर्ट करना और उगाना दोनों ही इलीगल है। तो अमेरिका का प्रपोजल ये है कि वहां का जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का इंडिया में इंपोर्ट करने दिया जाए, और वो भी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, न कि खाने के लिए और चारे के लिए। और सच्चाई ये है कि इंडिया में जो आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसमें से 46% मक्के से बन रहा है, शुगर केन से 32% और बाकी जो 22% बचा वो चावल से बन रहा है। अब आप ये समझिए कि इंडिया अगर इस डील को मान लेता है तो मेरे देश के गन्ना किसानों को कितना नुकसान होगा, जो ऑलरेडी थोड़ा सा नुकसान झेल रहे हैं। क्योंकि जब 2017-18 में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम शुरू हुआ था इंडिया में, उस समय 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ शुगर केन से की जाती थी, जो कि आज 32% हो गई है। तो ऑलरेडी हमारे गन्ना किसान थोड़ा सा नुकसान झेल रहे हैं। और अगर हम लोग अमेरिका से भी मक्का इंपोर्ट करने लगे और उससे इथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगे तो इससे हमारे गन्ना किसानों का मार्केट शेयर और कम होगा। और बात यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटका के बाद बिहार इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा मक्के का प्रोड्यूसर है। और अगर हमने अमेरिकन मक्के को भी भारत के मार्केट में जगह दे दी तो इससे बिहार के मक्के के फार्मर्स को भी नुकसान होगा, और इससे भारत सरकार को सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल नुकसान भी होगा। अब सिर्फ मक्का ही नहीं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल का भी एक्सपोर्टर है। 2024 में अमेरिका ने $4.3 बिलियन का इथेनॉल एक्सपोर्ट किया था और इंडिया उसमें से तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इंडिया में जो इथेनॉल इंपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फ्यूल इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए ही यूज किया जा सकता है। यानी कि जो भी इथेनॉल देश के बाहर से यहाँ पे आता है उसे सिर्फ केमिकल और मेडिसिन और बेवरेज में यूज करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग खुद इंडिया का इथेनॉल यूसेज देखिए। हम लोग 2025 में 11,000 मिलियन लीटर इथेनॉल यूज करने वाले हैं, उसमें से 6,000 मिलियन लीटर हम लोग पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग के लिए यूज करने वाले हैं, और सिर्फ 1,300 से 1,700 लीटर हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करने वाले हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा फ्यूल का मार्केट ओपन है तो अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा कि उसे हम लोगों के फ्यूल मार्केट में भी एंट्री मिले। लेकिन यही वो जगह है जहां इंडिया एक रेड लाइन खींचती है कि हम लोग अपने पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग के लिए बाहर का इथेनॉल यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसका कोर मकसद ही यही था कि हमें फॉसिल फ्यूल में अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, और जो हमारा डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है, स्पेशली शुगर केन और कॉर्न जैसे जो क्रॉप्स हैं, उनको हम लोगों को एक सरप्लस मार्केट देना है। लेकिन जब हम लोग इथेनॉल ही बाहर से मंगाने लगेंगे तो जो हमारा कोर मकसद था इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट करने का वो ही उल्टा पड़ जाएगा। ना किसानों को फायदा मिलेगा, ना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, और अमेरिका की इथेनॉल लॉबी इंडिया में एंटर कर जाएगी वो अलग। और यही वो वजह है कि इंडिया अमेरिका से कभी भी इथेनॉल इंपोर्ट करने के लिए हामी नहीं भरेगा। अब हम लोग तीसरी रेड लाइन की बात करते हैं, जो कि है सोयाबीन। ट्रंप चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंडिया में इंपोर्ट करें। अब इंडिया में सोयाबीन को लेकर रूल्स थोड़े से अलग हैं। जैसे कॉर्न वाले मैटर में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका में जो कॉर्न उगता है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रहता है, उसको इंपोर्ट करना और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न्स को इंडिया में उगाना
दोनों ही पूरे तरीके से बैंड है। लेकिन जब सोयाबीन की बात आती है तो जो सोयाबीन ऑयल होता है वो भले ही जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से बना हो, वो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो साबुत सोयाबीन होता है और फिर ऑयल निकालने के बाद जो सोयाबीन चंक भी बनता है, अगर वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से बना हुआ है तो उन सारी चीजों का इंपोर्ट इंडिया नहीं करता है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हम लोग सोयाबीन को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से उगाते हैं और अगर हम लोग उससे तेल निकालते हैं तो उसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला जो एलिमेंट है ना वो तेल में नहीं रहता है, लेकिन जो बीज है और फिर जो सोया चंक है जो बचा उसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला एलिमेंट रहता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इंडिया में आए और हम लोग अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को खाएं। और इसके अलावा मामला पॉलिटिकल भी है, क्योंकि इंडिया में जो सोयाबीन उगता है वो प्रीडोमिनेंटली बीजेपी रूल्ड स्टेट में उगता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों जगह पे अभी बीजेपी की सरकार है। और अभी पिछले साल की जब हम लोग न्यूज देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि सोयाबीन के किसानों को अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम दामों में अपने क्रॉप्स को बेचना पड़ रहा है। और अगर ऐसे में ये न्यूज सामने आती है कि हम लोग बाहर के देश से भी सोयाबीन मंगा रहे हैं, जो सोयाबीन ऑलरेडी सरप्लस में है उसको हम लोग और सरप्लस में कर रहे हैं, जिससे सोयाबीन और सस्ता हो जाएगा, तो यहाँ के किसान भी विद्रोह कर देंगे। तो अब चाहे ट्रंप अमेरिका के सोयाबीन को इंडिया में लाने की कितनी भी कोशिश करे, भारत की सरकार कभी नहीं मानेगी। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के चौथे रेड लाइन की, और वो रेड लाइन एक ऐसे कमोडिटी के ऊपर है जो कि हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वो हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ है, और वो है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। और इंडिया ऑलरेडी बाहर से डेयरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने को लेके बहुत सख्त है। चीज पर हम लोग 30% टैरिफ लगाते हैं, बटर पे हम लोग 40% टैरिफ लगाते हैं, और जो मिल्क पाउडर होता है उस पे हम लोग सीधा 60% टैरिफ लगाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर के देशों में गाय को ब्लड मील खिलाया जाता है। अब ये ब्लड मील क्या होता है? जब स्लॉटर हाउसेज में यानी कि बूचड़ खाने में जब जानवरों को काटा जाता है, उनसे जो खून निकलता है ना, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां के गायों को खिलाया जाता है। और इंडिया का स्टैंस इसमें साफ है, हम लोग वैसा दूध नहीं लेंगे जो उन गायों से आया हो जिन्हें ब्लड मील खिलाया गया है। मतलब साफ है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, ये हमारे लिए एक कल्चरल रेड लाइन है। यूएसए को ये बात अनसाइंटिफिक और रिलीजियस एक्सक्यूज लग सकती है, लेकिन हम इस चीज पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर गौ माता के नाम पे ये डील रुक भी जाए तो हम लोग तैयार हैं। अगर ट्रंप हमारे ऊपर 500% भी टैरिफ लगा दे तो हम तैयार हैं, लेकिन हम लोग ऐसा दूध कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज अमेरिका अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकता है। ट्रंप ये कह सकता है कि ठीक है हम लोग डेयरी में पीछे हो जाते हैं, लेकिन तुम सोयाबीन और कॉर्न के इंपोर्ट को अलाउ करो। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के आगे एक चॉइस भी आ जाती है कि हम लोग अपने किसानों को बचाए या अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाएं, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही टफ चॉइस होने वाली है। अगर आप इसमें मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो देखिए, अमेरिका में जितने भी कॉर्न उगते हैं या फिर जितना भी सोयाबीन उगता है उसका 90 to 95% हिस्सा जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, लेकिन कुछ 3-4% हिस्सा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता है। हम लोग चाहें, अगर अमेरिका हमें पुश करता है कि हम लोग सोयाबीन और कॉर्न की इंडस्ट्री को अपने देश में खोलें, तो हम लोग उस 4 से 5% ऑफ द प्रोड्यूस है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है अमेरिका में, उसका इंपोर्ट हम लोग अलाउ कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं और जो ब्लड मील का बनाया हुआ उनका डेयरी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम लोग जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और अभी जो आप ट्रंप के जितने भी एंटी इंडिया मूव्स देख रहे हैं, सीज फायर की बात करना, आसिम मुनीर के साथ डिनर करना, पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बातें करना, इनफैक्ट अभी तो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ये सब ट्रंप बस इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि हम लोग जल्दी से जल्दी अमेरिका की शर्तों पे ये ट्रेड डील साइन कर पाएं। लेकिन इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाहिए, टेक डील्स चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर बनाने में अमेरिकन कंपनीज का सपोर्ट चाहिए। इसके बदले हम लोग अमेरिका की टेस्ला को या फिर जो ट्रंप की फेवरेट कंपनी है हार्ली डेविडसन, उनको तो हम लोग अपने देश में जगह दे भी सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने किसानों से और अपने कल्चर से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रंप की ट्रेड डील्स में अभी क्या चल रहा है, चाइना ने कैसे ट्रंप के साथ खेल खेला है, और इंडिया के साथ ये ट्रेड डील कहाँ फंसी हुई है, और ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो इंडिया को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और कभी भी इन 4 पॉइंट्स के सामने अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में मैंने आज की वीडियो में बात की है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की एनालिसिस इंडिया के नजरिए से अगर आप पूरी दुनिया की देखना चाहते हैं तो हाइपर हंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।